बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सन्नुमनाज। आज हम स्टार्ट करेंगे जी ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं 4th सेमेस्टर के। आपका सब्जेक्ट है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन और कोर्स कोड है इसका ज़ूलॉजी 402। 4 क्रेडिट आवर का यह सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 एंड एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2। तो जो सब्जेक्ट मैंने डील करना है आपका वह है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1। ये केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो है इसको स्टडी करेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी जो है वो 4 चैप्टर्स टोटल इसके होंगे हमारे, जो हमने इस पूरे सेमेस्टर के अंदर रीड आउट करने हैं। फर्स्ट चैप्टर से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे आज, और कोशिश करेंगे कि छुट्टियों में मैक्सिमम जो है वो इसको कवर कर सकें। तो देखिए जी, फर्स्ट चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, जो कि देखने में सिंपल और सेम वर्ड्स लगते हैं, बट इनमें जो है वो बहुत कंसेप्चुअल सा डिफरेंस होता है। जैसे हम एक नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं फीडिंग, ठीक है। फीडिंग बेसिकली हम कब साइंटिफिक लैंग्वेज में जो है वो फीडिंग हम कब यूज़ करते हैं। फीडिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ये फूड को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और सेकंड जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है फूड। अब यहाँ पे हमने देखा कि फीडिंग के ज़रिए हमने फूड को ऑब्टेन करना है। तो अब ये है कि ये जो फूड हम ऑब्टेन कर रहे हैं ये है क्या चीज़, ठीक है। फूड क्या है? फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट वी ईट और ड्रिंक इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। यानी कि अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए कोई भी चीज़ है जिसको हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं वो हमारा फूड है, ठीक है। फूड के बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है जी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स फूड का वो वाला पार्ट होता है बाय विच इज़ अब्जॉर्ब बाय बॉडी, सॉरी यहाँ पे यूज का वर्ड आएगा विच इज़ यूज, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। विच इज़ यूज बाय बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड मेंटेन हेल्थ। यानी कि हमने पूरा का पूरा फूड जो है वो लिया, उसमें नंबर ऑफ फूड पार्टिकल्स थे। उन फूड पार्टिकल्स में से, उन डिशेस में से हमारी बॉडी ने जो है वो कोई एक पार्टिकुलर जो कंटेंट है, एक पार्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है उसको ही यूज़ करना है। तो जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है और जिसको वो यूज़ कर रही है उसको हम बोलते हैं कि वो फूड का वो वाला पार्ट जो है वो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। देन है जी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। अब फीडिंग और न्यूट्रिशन जो है वो देखने में सिमिलर लग रहे हैं कि यानी कि फीडिंग में भी हमने जो है वो फूड को ऑब्टेन ही किया है, और जो न्यूट्रिशन है इसमें भी फूड को ऑब्टेन ही किया है, बट इन दोनों टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें फीडिंग ये है फूड को हासिल करना, ठीक है। जब भी हम फीडिंग कर रहे हैं तो फीडिंग करते हुए इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि जो चीज़ खाई जा रही है उसको बॉडी को उसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर हम जो है कोई अच्छा सा लंच कर रहे हैं, अच्छा सा डिनर कर रहे हैं तो वो भी हमारी फीडिंग है, और अगर हम कोई मेडिसिन डोज ले रहे हैं तो वो भी फीडिंग है, ठीक है। फीडिंग मीन है कि बॉडी को फूड को अपने अंदर लेके जाना है। और फूड क्या है? हर वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। वो कोई खाने पीने की चीज़ भी हो सकती है, वो कोई मेडिसिन भी हो सकती है, ठीक है। अब देखेंगे फीडिंग के थ्रू हमने फूड लिया, फूड के अंदर डिफरेंट टाइप की डिशेस हैं, ठीक है। अब इन सारी डिशेस को जब हम खाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इसमें से वीट की रोटी की एग्जांपल ले लेते हैं कि रोटी को खाया है, तो रोटी को खाने से उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे। ये हमारे पास रोटी के अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी लिस्ट है कि उसके अंदर कितने % कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं, ठीक है। अब इन सारे न्यूट्रिएंट्स में से हमारी बॉडी के अंदर कोई एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब होगा। जैसे कि अगर हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को अब्जॉर्ब कर रही है तो ये न्यूट्रिएंट है, क्योंकि फूड का वो वाला पार्ट है जिसको
एट दैट टाइम बॉडी ने यूज़ किया है। बॉडी जो है वो प्रोटीन्स को यूज़ कर रही है तो वो न्यूट्रिएंट है, बॉडी फैट को यूज़ कर रही है तो वो न्यूट्रिएंट्स है। यानी कि फूड का वो वाला पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है और जिसको यूज़ करके हमें एनर्जी मिली है और उस एनर्जी को हमने यूज़ किया है अपने फंक्शनिंग के लिए, अपनी बॉडी की एक्टिविटी के लिए। अब यही न्यूट्रिशन है। फीडिंग की, फीडिंग के बाद फूड लिया, फूड के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स थे, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया गया और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हुए हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के डिफरेंट काम किए। ये जो यूज़ हो रहा है उन न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि अगर हम ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा प्रोसीजर जो है वो डिस्कस करें कि किस तरह खुराक ली थी, कौन सी खुराक थी, उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स थे, वो कैसे अब्जॉर्ब हुए थे और कैसे उनका साइकिल चला, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पूरे का पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसीजर है। ठीक है, यानी कि जिसमें हमने ओवरऑल उसको स्टडी करना है। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये भी बेसिकली न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन से मुताल्लिक़ है। इसमें हमने न्यूट्रिशन को देखेंगे कि हम न्यूट्रिशन का प्रोसीजर किस तरह कंटिन्यू करते हैं और जो डाइजेशन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर आके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, बेसिकली बच्चे ये जो आपका एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन का टॉपिक है ये जो है इसमें आपने बेसिक जो टाइप्स होती हैं एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन उसको डिस्कस करना है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं या ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स ऐसे होंगे जो कि अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर लेंगे लाइक प्लांट्स, एंड हेटेरोट्रॉफ्स वो होंगे जो कि अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते लाइक एनिमल्स। अब इन हेटेरोट्रॉफ के साथ हमारा मेन कंसर्न है क्योंकि हमारा कोर्स का नेम है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो नेक्स्ट 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं। ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करती हैं उनको हर्बीवोर्स बोला जाता है। ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स जो कि एनिमल्स के ऊपर फीड करती हैं उनको कार्निवोर्स बोला जाता है। और ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स जो कि बोथ यानी कि प्लांट और एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं उनको ओमनिवोर्स बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें हमने मेन डिस्कशन ये करनी थी कि किस तरह से जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ के ऊपर वो हेटेरोट्रॉफ्स थे। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ से ऑटोट्रॉफ्स की तरफ जो एवोल्यूशन हुई है, जो चेंज हुआ है वो किस तरह से हुआ है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए हम जो है वो इसको ड्यूरिंग क्लास डिस्कस कर लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़िलहाल आप लोगों को ने ये कंसेप्ट माइंड में रखना है कि एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन में हमने उसकी बेसिक टाइप्स को डिस्कस करना है। ठीक है, ये जी आपका फर्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, इसको देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में जो फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, उस चैप्टर का आपका सेकंड टॉपिक है मेटाबॉलिक फैट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हेटेरोट्रॉफ्स। यानी कि जो हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो उनके बॉडी में जाके उनका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। ठीक है, बेसिकली आपका जो मेटाबॉलिक फैट्स का टॉपिक है ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। बायोकेमिस्ट्री में आप लोग इसको ज़्यादा डिटेल आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आप जो है वो इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक में हमने इसको जनरल सा डिस्कस करना है, उसको बहुत ज़्यादा थोरोली उसके मैकेनिज़्म वगैरह नहीं देखेंगे। अच्छा देखिए जी, मेटाबॉलिक फैट्स में सबसे पहले ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के वो 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स के हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो कि ट्रेस अमाउंट में बॉडी को चाहिए होते हैं, उनमें मिनरल्स आ जाते हैं और विटामिन्स आ जाते हैं। ठीक है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं। तो हमने माइक्रो एंड मैक्रो ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका 1 बाय 1 जो है वो मेटाबॉलिक फ़ैट स्टडी करना है। सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट से स्टार्ट करेंगे और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हमारे पास पहला न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट की अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो ये प्लांट्स के थ्रू जो है वो हम इनटेक करते हैं, प्लांट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है और इसका एक कम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वन ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट में ही शामिल है। ठीक है, ये 5 टाइप से इनकी जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो इनके 5 टाइप्स के हैं। उनमें से जो सबसे फर्स्ट पाथवे होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जैसे वर्ड से जा रहा है, ग्लाइको वर्ड जार कर रहा है ग्लूकोज को, एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है और उस ब्रेक डाउन का पूरा पर्पस हमारा क्या होगा कि हमने उससे एटीपी ऑब्टेन करनी है। ठीक है, पूरा साइकिल डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट सा देखेंगे कि कैसे होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में चेंज होगा। नेक्स्ट जो पायरोवेट है ये इसकी 2 फेट्स हैं कि अगर तो एनवायरनमेंट एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, अगर तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती, या तो वर्टिब्रेट्स के अंदर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर वर्टिब्रेट्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये लैक्टेट के अंदर चेंज होगा, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये इथेनॉल के अंदर चेंज होगा। सेकंड है कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर चेंज होगा, जो कि नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू करता है। इसके बाद देखें जी, सेकंड मेथड है पेंटोस फास्फेट मेथड है। पेंटोस फास्फेट मेथड को ट्रिपल पी से भी ज़ाहिर करते हैं, यानी कि पेंटोस फास्फेट पाथवे, तो इसको ट्रिपल पी मेथड भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 6 कार्बन शुगर हेक्सोस लाइक ग्लूकोज है, उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू 5 कार्बन शुगर। ठीक है, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनके काफ़ी ज़्यादा साइकिल चलते हैं, जिसके थ्रू एक जो 6 कार्बन शुगर होती है, हेक्सोस होती है, वो ब्रेक डाउन की जाती है इनटू पेंटोस, और जो वो पेंटोस शुगर है वो फिर नेक्स्ट साइकिल्स के अंदर कंटिन्यू करती है और वो एटीपी की फॉर्मेशन करती है। ग्लाइकोजेंसिस है जी, ग्लाइकोजेंसिस में क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि उसकी फास्फोरिलेशन होगी, फास्फेट ग्रुप ऐड होगा। देन जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट है, ग्लूकोज 1 फास्फेट से ये यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो यूडीपी ग्लूकोज है वो फाइनली ग्लाइकोजन के अंदर कवर होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि आपने इन साइकिल्स को थोरली डिस्कस नहीं करना, आपने जस्ट इनका जनरल कंसेप्ट माइंड में रखना है कि किस तरह से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। उसके बाद है जी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जो है ये ग्लाइकोजेंसिस का उल्ट है, इसमें ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ग्लाइकोजेंसिस है जिसमें हमने देखा कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जो ग्लाइकोजन बनी है वो अगेन जो है वो G6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होगी, और G6 फास्फेट जो है वो ग्लूकोज में और F6P में, यानी कि ये एक जो है वो फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज में और F6P के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ग्लूकोज है वो अगेन उसको दोबारा से जो है वो बॉडी यूज़ कर लेगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी ग्लाइकोजेंसिस। ग्लाइकोजेंसिस का जो प्रोसीजर है ये भी ग्लाइकोजेंसिस है जी। ग्लाइकोजेंसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज को फॉर्म करना है, लेकिन कहाँ से करना है, किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से। ठीक है, और इसके लिए जो साइकिल चलता है वो इस तरह से चलता है कि हमारे पास एक पायरोवेट है जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। पायरोवेट जो है वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप फास्फोनाइल पायरोवेट के अंदर चेंज होगा, फास्फोनाइल पायरोवेट से वो 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर, देन 3 फास्फोग्लिसरेट है, उसके बाद वो चेंज हो रहा है इनटू 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये कैसे चेंज हो रहा है कि फास्फोनाइल पायरोवेट के अंदर एक फास्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो वो
2 फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा। अगर एक और फास्फेट ग्रुप ऐड होगा तो वो 3 फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा, ठीक है। देन क्या है कि 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट है, यानी कि 2 फास्फेट के ग्रुप में एक जो है वो 1 पोजीशन पे है और एक जो है वो 3 पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद ये चेंज हो रहा है जी इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। और ग्लिसरैल्डिहाइड से ये चेंज होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट के अंदर। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, यानी कि इस स्टेप में फास्फेट ग्रुप ऐड हो रहे हैं और इस स्टेप में वैसे वैसे फास्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1,6 फास्फेट यानी कि एक 1 पोजीशन पे था, एक 6 पे था, एक जो है वो रिलीज हो गया, तो अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बाकी है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है ये नेक्स्ट चेंज होगा इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये वाला जो 6 नंबर वाला फास्फेट है ये भी इसका रिमूव हो जाएगा और ये अगेन जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका ग्लूकोनेजेनेसिस का टॉपिक है, यानी कि पायरोवेट से या किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये जो साइकिल है इसको आप जो है वो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मेटाबॉलिक फैट पढ़ रहे थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म चेक करना है। तो आज हम सेकंड पे कार्बोहाइड्रेट्स का डिस्कस हो गया था, आज हम सेकंड करेंगे मेटाबॉलिक फैट ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के सबसे पहले डाइटरी सोर्सेज देखिए जी। सोर्सेज में इनके डाइटरी फाइबर्स हैं, ऑयल्स हैं और मीट हैं, जिनके थ्रू हम लिपिड्स को इनटेक कर सकते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो इनका सिंपल हमारा डाइजेशन वाला पाथवे है कि सबसे पहले इनकी इंजेशन होती है, किसी भी सोर्स के थ्रू हम इनको लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं। आफ्टर इंजेशन जो है वो डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन होगी और अब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्स्ट्रा है वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब्जॉर्प्शन के बाद जो लिपिड्स जो हैं वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं, वो नेक्स्ट किस पाथवे से मूव करते हैं और क्या उनका मैकेनिज्म होता है उसको हम जो है वो थोड़ा सा देखेंगे। जनरली डिटेल टॉपिक आपने इसका जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना है। यहाँ पे एक समराइज्ड फॉर्म में है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन हुई है। हम इसको अगर क्लोज से देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो लिपिड्स अब्जॉर्ब होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन होती है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक पूरे का पूरा साइकिल है, बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐड होते हैं, कुछ सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है। उस पूरे के पूरे एक साइकिल के ज़रिए जो है वो लिपिड्स होते हैं वो काइलोमाइक्रोन के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब लिपिड्स जो हैं वो काइलोमाइक्रोन के अंदर चेंज हो जाएंगे तो काइलोमाइक्रोन यहाँ पे क्योंकि समराइज्ड फॉर्म में है तो वो आपको डायरेक्ट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप आएगा, माइंड में रखिएगा कि जो काइलोमाइक्रोन्स हैं वो सबसे पहले हमारे लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि हमारे लिम्फ के अंदर एंटर होंगे, लिम्फ वेसल्स के अंदर एंटर होंगे, और लिम्फ वेसल्स से जो काइलोमाइक्रोन होते हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर होंगे, यानी कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर होंगे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जब काइलोमाइक्रोन्स एंटर होंगे तो वहाँ पे इनको एक रिसेप्टर मिलेगा जो कि एक है लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो काइलोमाइक्रोन्स को कन्वर्ट करेगा इनटू फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। और जो फ्री फैटी एसिड्स हैं उनके पास दो ऑप्शंस हैं कि वो मसल्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं या हमारी बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हुए, लिपोप्रोटीन लाइपेज रिसेप्टर्स की मदद से वो फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हुए, और फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होने के बाद वो मसल्स में या एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब जो काइलोमाइक्रोन यहाँ पे जो है वो फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए, जो बाकी बचे हुए हैं उनको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स, ठीक है। जो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स हैं
इनमें भी दो ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। एचटीएल होते हैं, एचटीएल यानी कि जिनके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है लिपोप्रोटीन की, ठीक है। तो जो एचटीएल वाले होते हैं वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, वो वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरे काइलोमाइक्रोन रेमिनेट्स हैं उनको एक प्रोटीन रिसीव करेगी एपोई, ठीक है। एपो प्रोटीन्स हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है प्रोटीन का, जिनमें 4 to 5 टाइप की प्रोटीन्स आती हैं, जिनका काम होता है लिपिड्स को रिसीव करना और उनको नेक्स्ट है वो पाथवे के अंदर उनको एंटर करवाना। ये लिपिड्स के साथ काइलोमाइक्रोन के साथ अटैच होकर उनकी मॉडिफिकेशन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो काइलोमाइक्रोन रेमिनेट जो प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं वो एपोई प्रोटीन है, जो कि काइलोमाइक्रोन रेमिनेट के साथ अटैच होगी। और काइलोमाइक्रोन रेमिनेट जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स के ज़रिए यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, और रिएक्शन से होते होते मॉडिफाइड होते होते वो अगेन जो है वो लीवर के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। लीवर के अंदर एंटर होने के बाद जो काइलोमाइक्रोन रेमिनेट्स हैं वो फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्म में जा सकती हैं, या फिर वो कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल के अंदर या फ्री फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद नेक्स्ट फिर इनका जो है वो मेटाबॉलिक साइकिल चलेगा, जिसमें ये डिफरेंट जो है टाइप से मॉडिफाइड होंगे, और इसी तरह से जो साइकिल है वो चलता रहेगा। आपने जनरल जो है वो समरी की फॉर्म में थोड़ा सा इसको माइंड में रखना है कि लिपिड्स का जो पाथवे है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है। जो डिटेल्ड इसका डिस्कशन है वो आपका बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक होगा, जो आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, तो वो अभी इसमें जो है वो आप इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। देखें जी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो लिपिड्स की वजह से 2 टाइप की डिसीज़ हो सकती हैं। गॉसर डिजीज़ है और टे सेक डिसीज़ है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं गॉसर डिजीज़ की। जो गॉसर डिजीज़ है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, लाइक स्पिलन के अंदर, लीवर के अंदर या लंग्स के अंदर, ठीक है। और इनकी अक्यूमुलेशन किस वजह से होती है कि एक इंजाइम होता है ग्लूकोसिरिब्रोसाइडेज। जो ग्लूकोसिरिब्रोसाइडेज इंजाइम है वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में है एक अहम रोल प्ले करता है। अगर ग्लूकोसिरिब्रोसाइडेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट हो या उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी वजह से फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो लीवर है या स्पिलन है या लंग्स हैं वो इलार्ज हो जाएंगे, और उनकी वजह से वहाँ पे जो है वो गॉशर डिजीज़ कास होगी। सेकेंड है जी टे सेक डिजीज़, ठीक है। टे सेक डिजीज़ जो है ये एक मेंटल डिजीज़ है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो फैट्स हैं वो ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, जो कि ब्रेन के नर्व सेल्स को डिस्टर्ब करते हैं और वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन शो करता है। उसके बाद देखें जी, थर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन के सोर्स क्या हैं? हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन्स प्रिपेयर होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स के एनिमल सोर्स जो हैं वो मिल्क और मीट हैं, और प्लांट सोर्स की अगर बात करें तो बीन्स, पीस और नट्स वगैरह के ज़रिए जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी के अंदर ली जा सकती हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे कैसे होता है कि डाइटरी प्रोटीन्स होंगी जो कि हमने इनटेक की हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है, और बॉडी प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थी। तो दोनों टाइप की जो प्रोटीन्स हैं उनका कैटाबॉलिज्म होगा, वो टूटेंगी इनटू अमाइनो एसिड्स। अब जो अमाइनो एसिड्स के अंदर वो चेंज हुई हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनी है, तो टूटने के बाद अगेन जो है वो अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाएंगी। अमाइनो एसिड्स के दो ऑप्शन है कि अमाइनो एसिड्स अगेन ज्वाइन करके प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, या फिर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो कीटो एसिड्स हैं वो नेक्स्ट कन्वर्ट होंगे इनटू एटीपी, ग्लूकोज और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो कि उसकी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहे होते। अब जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर किसी किस्म का चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से इसके कुछ डिसऑर्डर्स कास होते हैं, ठीक है। उसमें जो पहला डिसऑर्डर है, इसकी पहली डिजीज़ है वो है फिनाइलकीटोरिया। फिनाइलकीटोरिया बेसिकली जो है वो यूरिनरी डिजीज़ है, जिसमें यूरिन के अंदर जो है वो थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन आती है, जिसकी वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन वगैरह फील होती है।
सेकंड जो इसके अंदर डिजीज़ है वो है जी प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीईएम डिजीज़ कहते हैं। पीईएम प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, 2 टाइप की डिजीज़ आती हैं, क्वाशिरकर और मर्सुमस। ठीक है, क्वाशिरकर ऐसी डिजीज़ है जिसमें बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं वो डिपॉजिट प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेट गेन होता है, जिसे हम कहते हैं जैसे कि बॉडी के अंदर जो है वो पानी भर जाना, या जो वेट होता है वो एज़ कम्पेयर टू एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली बच्चों के अंदर जो है उनकी बैली के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग सी हो जाती है, और बैली और उनकी नीस और उनकी जो चीक्स होते हैं वो स्वेल से हो जाते हैं इस वजह से। सेकंड जो है वो मर्सुमस डिसीज़ है जी। मर्सुमस डिसीज़ में क्या होता है कि सडन वेट लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू एज, उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बॉडी बहुत पतली और सी होती है, जिसको हम आम ज़बान में जो है वो सूखेपन की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिजीज़ है जी एमाइलोडिजीज़। ठीक है, एमाइलोडिजीज़ डिजीज़ जो है ये एक प्रोटीन होती है अमाइलेट, अमाइलेट प्रोटीन के डिसऑर्डर की वजह से ये डिजीज़ होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्रोटीन्स हैं वो डिपॉजिट कर जाती हैं टिश्यू, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन डिपॉजिट होता है यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर जो है वो प्रोटीन डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से फटीग, वेट लॉस या सडन चेंज इन स्किन कलर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी आ सकती हैं। ठीक है, ये एक तरह से जो है वो लीदल कंडीशन है कि जब ऑर्गन्स के अंदर या टिश्यूज़ या सेल्स के अंदर जब प्रोटीन की डिपोजिशन होती है तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन करने के काबिल नहीं रहते। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है वो मेटाबॉलिक फेट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें ये आपने 3 डिस्कस करने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिक फेट जो है वो डिस्कस करेंगे।